सो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पालमपुर गांव की कहानी। बेसिकली यहाँ पे जो पालमपुर गांव है, तो इसके थ्रू हम ये समझेंगे कि गांव की मुख्य क्रिया क्या है, लोग गांव में कौन कौन से काम में बिजी रहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो पालमपुर गांव है, तो ये एक इमेजिनरी गांव है। डेट मीन्स जो एक काल्पनिक गांव है। तो इसके थ्रू हम गांव की जो क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, गैर आर्थिक क्रिया है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली अगर हम गाँव की बात करें, तो गाँव में नॉर्मली जो मुख्य आर्थिक क्रिया होती है वो है कृषि। तो यहाँ पर भी पालमपुर गाँव में भी जो लोगों का मुख्य पेशा है वो है कृषि, दैट मीन्स खेती करना। इसके अलावा और भी लोग कार्य करते हैं, जैसे दुकान चलाना, गाड़ी चलाना, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, या डेयरी के काम, पशु पालना। तो ये क्रियाएं भी गांव के लोग करते हैं। और आज के टाइम की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गांव भी अब डेवलप हो गया है। और जो बहुत सारे जो शहर में काम होने लगे हैं, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह, इंटरनेट से संबंधित काम, और ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन बैंकिंग, लेन देन, ये इससे संबंधित काम भी अब बढ़ गए हैं। और अब थोड़ा चेंज आ गया है। लेकिन जो बेसिक काम जो है जो गांव में, वो नॉर्मली खेती है। खेती के अलावा परिवहन, डेयरी, और बेसिकली दुकान चलाना, ये सारे मुख्य पेशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली तो यह काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। बिल्कुल, हम इसके थ्रू जानेंगे कि गांव की मुख्य एक्टिविटी नॉर्मली क्या होती है। और भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अगर भारत की बात करें तो गांव में खेती ही मुख्य गतिविधि है जब हम गांव की बात करते हैं। और अन्य उत्पादन गतिविधियों में जैसे गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है वो आती हैं। गैर कृषि क्रिया में क्या होता है, जैसे लघु विनिर्माण, कोई चीज का जो निर्माण होता है गांव में। इसके अलावा परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। तो इस एक चीज ध्यान रखेंगे, कृषि क्रिया और गैर कृषि क्रिया। तो कृषि क्रिया जब आप कहते हैं तो उसमें तो डायरेक्टली खेती आ गया। और गैर कृषि क्रिया जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है खेती छोड़कर बाकी क्रियाएं। जैसे लघु विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब होता है कोई चीज बनाना, कंस्ट्रक्शन। जैसे फैक्ट्रियों में कोई चीज बनता है तो विनिर्माण है। तो लघु विनिर्माण, परिवहन और दुकानदारी जो कि गैर कृषि क्रिया है। तो कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं। कृषि क्रिया का मतलब ही कृषि है, खेती हो गया, खेती से संबंधित जितने काम हो गए। और गैर कृषि क्रिया में खेती को छोड़कर बाकी क्रियाएं, जैसे मैंने बताया आपको, दुकानदारी, परिवहन, लघु विनिर्माण, और दूसरे कई सारे शॉप वगैरह खुल गए हैं गाँव में भी, जो कि अब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नाउ चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो समझेंगे वो है उत्पादन का संगठन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उत्पादन का संगठन को उत्पादन का साधन भी कहते हैं। अभी उत्पादन का साधन का क्या मतलब है, कोई भी चीज आप उत्पादित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कौन सी बेसिक चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप उत्पादन नहीं कर सकते। तो वही है उत्पादन के संगठन या उत्पादन के साधन। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे फर्स्ट, वो क्या है, भूमि। ध्यान रखेंगे, सबसे पहली जो चीज है वो है भूमि। अगर हम कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई किसी जमीन पर खेती करना चाहते हैं, तो जो एक चीज जो सबसे पहले चाहिए वो क्या चाहिए, जमीन, भूमि चाहिए। सेकंड जो चीज है जो कि हमारे उत्पादन के साधन में आता है वो है श्रम। श्रम का मतलब लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, इसके बिना उत्पादन हो ही नहीं सकता। तो जब हम उत्पादन के संगठन और साधन कहते हैं तो एक्चुअली इसमें टोटली 4 चीजें आती हैं। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, और तीसरा क्या है, तीसरा है पूंजी, पैसा चाहिए। तीसरा जो है पूंजी। तो पहला हो गया भूमि, दूसरा हो गया श्रम, तीसरा हो गया पूंजी, और चौथा एक और है, चौथा होता है उद्यम। यहाँ पर नीचे देखिए, जब आप बुक भी पढ़ेंगे तो दिया है एक चौथी आवश्यकता भी होती है, तो ये है उद्यम। उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। उद्यम को मानव पूंजी भी कहते हैं। डेट मीन्स जब हम उत्पादन के साधन कहते हैं या उत्पादन के संगठन कहते हैं तो उसमें लगभग 4 चीजें शामिल है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। आप इसको याद कर लेंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इसके बिना कोई भी उत्पादन पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद आप चाहे इसको जितना बढ़ा लें, बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है वो है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। अब इसको समझते हैं। भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि की नो डाउट यह एक प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो जल, वन, खनिज, ये सभी प्राकृतिक हैं। अब क्या है कि भूमि भी एक तरह की पूंजी ही है। लेकिन भूमि कैसी है, भूमि पूंजी है लेकिन वो स्थिर पूंजी है। जमीन एक जगह है, स्टेबल है, स्थिर है,
उसको हम ज्यादा घटा बढ़ा नहीं सकते। हाँ, बढ़ा सकते हैं जब हम उसमें और जमीनें जो है जोड़ लें या कहीं और बड़ा सा प्लॉट ले लें, तब इस रूप में बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज एक्चुअल में वो स्थिर है। तो भूमि भी एक पूंजी है, लेकिन वो स्थिर पूंजी है। एक और पूंजी होती है कार्यशील पूंजी, जैसे पैसा। पैसा कार्यशील पूंजी है, कितना भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो अगर पेपर में कभी पूछे स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या है, तो स्थिर पूंजी जो जो स्थिर है, जैसे कि आप एग्जांपल दे देंगे जमीन, लैंड। इसके अलावा कार्यशील पूंजी जैसे पैसा। पैसा को घटाया बढ़ाया जा सकता है तो कार्यशील है। कार्यशील मतलब कि कम या ज्यादा हो सकता है। तो उत्पादन के जब हम चार साधनों की बात करते हैं तो उसमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम आता है। श्रम का क्या मतलब है? मजदूर। अगर मान लीजिए कि हमें कोई काम कराना है तो लेबर चाहिए, तो लेबर भी किसी भी टाइम कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन बिना लेबर के कोई काम हो नहीं सकता। चाहे फैक्ट्रियों में काम कराना हो या खेतों में काम कराना हो, श्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो श्रम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बिना श्रम के तो उत्पादन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे खेतों में करना हो या फैक्ट्री में करना हो। तो इसे हम कहते हैं कि जब उत्पादन के संगठन की बात करते हैं तो पहले आता है भूमि। हमें खेती करना हो या फैक्ट्री लगाना हो, भूमि चाहिए। उसके अलावा उसके बाद क्या चाहिए? श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए। और तीसरी जो होगी पूंजी। आप पैसा लगाओगे, खेती बाड़ी करना होगा उसमें भी पैसे चाहिए, या कोई फैक्ट्री लगाना होगा वहां भी पैसे चाहिए। जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे तब तक आप प्रोडक्शन या उत्पादन शुरू नहीं कर सकते। तो पहला हो गया भूमि, दूसरा हो गया श्रम और तीसरा हो गया पूंजी। पूंजी में यहाँ देखिए एक नाम दिया है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी का मतलब है कि जैसे रुपया पैसा भौतिक पूंजी है, जमीन भी बताया मैंने, वो भी एक पूंजी है, स्थिर पूंजी है वो। इसके अलावा पूंजी की अगर बात करें तो उसमें औजार, मशीन, भवन, ये भी पूंजी ही है। जो आप कोई फैक्ट्री डालते हो तो मशीनरी खरीदोगे, बिल्डिंग वगैरह चाहिए, औजार वगैरह चाहिए। तो ये सारी चीजें, अगर औजार का संबंध जैसे कृषि की बात करें तो आपको कंप्यूटर हो गया, टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये अस्थाई पूंजी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी दो चीजें होती हैं। तो ये अस्थाई पूंजी है। और कार्यशील पूंजी जैसे मैंने बताया कि कच्चा माल, मुद्रा, पैसा। पैसा की कम या ज्यादा किया जा सकता है। मान लीजिए कि आज आपके पास 10,000 है, कल 20,000 की जरूरत है, तो वो इमीडिएटली अरेंज हो सकता है। लेकिन जमीन को इमीडिएटली नहीं बढ़ाया जा सकता, मशीनों को तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसलिए वो अस्थाई पूंजी है। तो पूंजी में भी दो कैटेगरी हो गई, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो अस्थाई पूंजी में एग्जाम्पल दे जैसे भवन, मशीन। और कार्यशील पूंजी में एग्जांपल देने कच्चा माल, जैसे कोई चीज उत्पादन करना हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तभी तो आप कुछ बनाओगे। तो कच्चा माल या नकद मुद्रा, पैसा, ये क्या हो गया? कार्यशील पूंजी। इसके अलावा उत्पादन का चौथा साधन हो गया उद्यम। अगर आप भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम जो है, तो कैसे आपको बेनिफिट देगा? जब आप इसमें अपना दिमाग लगाओगे, कोई ना कोई इसका मालिक होगा जो अपना दिमाग लगाएगा, मेहनत करेगा और इस पर काफी हार्ड वर्क करेगा, तब तो उसको आउटपुट मिलेगा। तो जो जो बेसिकली स्किल है आपके पास, वो आप यूज करोगे, सारी चीजें सबको एक साथ कंबाइन करोगे, और जब ये सारे काम आप करते हो तब आप उद्यमी बन जाते हो। तो उद्यम का मतलब है कि जो भूमि, श्रम, पूंजी या मजदूर है, उसको कोई ना कोई व्यक्ति ये सारी चीज दिमाग लगाकर किसी बिजनेस को शुरू करता है, डेट मीन्स वो एक उद्यम है और वो व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। और इस उद्यमी को मानव पूंजी भी कहते हैं। मानव पूंजी क्योंकि मानव अलग अलग काम करता है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है, तो अलग अलग काम कर सकता है। तो ये जो लोग हैं कौन है? उद्यमी है। और ये जो काम करते हैं वो उद्यम है। तो यही उत्पादन के चार साधन है। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि अगर पेपर में आए कि उत्पादन के चार साधन है, या साधन या संगठन, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये उत्पादन के साधन जो है आप इसको समझ गए होंगे। इसी को उत्पादन का कारक कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में खेती। भूमि जो है स्थिर है, बिल्कुल। भूमि तो हमेशा स्थिर रहती है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। बढ़ा सकते हो लेकिन उसके लिए और जमीनें लेनी पड़ेंगी, या तो सेम जमीन पर या कहीं और। लेकिन एक्चुअल में भूमि जो होती है वो स्थिर होती है। तो फिर उस पर उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, तो देखते हैं इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो भूमि जो है स्थिर है और लिमिटेड भी है, यानी कि फिक्स है। तो क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यानी कि जो भूमि अवेलेबल है तो उसी पर कैसे ज्यादा पैदावार किया जाए। अक्सर एक क्वेश्चन आता है पेपर में भी, तो इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे।
कि अगर फिक्स भूमि है तो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ा ले, उस पर उपज बढ़ाएं। तो इसका पहला एक चीज होता है वो है बहुविध फसल प्रणाली। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक उपाय पहला आप कर सकते हो बहुविध फसल प्रणाली। अब ये बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में आपके पास जो जमीन है उस पर एक से अधिक फसल, 2 या 3 फसल आप उगा ले रहे हो, तो वही है बहुविध फसल प्रणाली। यानी कि आपका जो मेन जो फसल होती है, जैसे रबी या खरीफ क्रॉप, यानी कि मान लो कि गेहूं की खेती कर रहे हो या चावल की खेती कर रहे हो, तो उसके साथ सीजनल और भी आप 2-3 चीजें उगा रहे हो उसी पार्ट में, थोड़ा सा जमीन को बांट कर, तो एक साथ आप 2-3 फसल उगा ले रहे हो एक ही साल में, तो होता है बहुविध फसल प्रणाली। यानी कि अगर जमीन फिक्स है तो उस पर और ज्यादा उत्पादन कैसे किया जा सकता है? बहुविध फसल प्रणाली के द्वारा। इसका मतलब है, इसको याद कर लेंगे कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा और भी जो उपाय है कि जो हम पास जमीनें हैं फिक्स हैं, उस पर कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, तो उसका उसका एक उपाय ये है कि हम क्या करें कि खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाए। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव चीज है कि हम खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग करें। अब खेती के आधुनिक तरीकों का क्या मतलब है कि हम देखते हैं कि शुरुआती टाइम में जो किसान वगैरह थे, तो आजादी के बाद तो पारंपरिक खेती करते थे। पारंपरिक खेती का मतलब है कि वो क्या करते थे, जैसे कि खाद का जो प्रयोग करते थे, तो खाद की जगह पे जैसे गाय हो गई या भैंस हो गई, उनका गोबर वगैरह यूज किया जाता था। इसके अलावा बीज बीज जो थे बेसिकली खेतों में जो उत्पादन करते थे उसी अनाज को रख लेते थे और अगले साल फसल की बुआई करते थे। इसका मतलब कि वो बिल्कुल पारंपरिक बीज था। जो खेती करने का तरीका था हल चलाना और मैनुअली उसको 10-20 या 30 लोग मिलकर जो खेतों से काट लेते थे फसल को, तो ये पारंपरिक तरीका चलता था। सिंचाई के साधनों की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बारिश पर निर्भर थे, या कुएं से सिंचाई की जाती थी, या कहीं तालाब या झील में पानी है वहां से यूज किया जाता था, तो इससे उत्पादन ज्यादा नहीं हो सकता था। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए किया जा सकता था कि सरकार भी इस पर काफी काम कर रही थी कि कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, तो सिंचाई के आधुनिक साधनों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा उत्पादन ज्यादा बढ़ाने के लिए हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग किया गया। हाइब्रिड सीड HYV सीड्स बोलते हैं। HYV सीड्स बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वेराइटीज, यानी कि ये वो बीज हैं जो साइंटिफिक तरीका से तैयार किए गए हैं और बेसिकली जब आप इनको खेतों में लगाते हो तो पैदावार ज्यादा देते हैं, उत्पादन ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहले HYV सीड्स का प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई, खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा और आधुनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि सरकार ने इस पर जोर दिया और जो फैक्ट्री में मॉडर्न खाद बनने लगे जिससे पैदावार ज्यादा होती थी उसका प्रयोग किया जाने लगा और बेसिकली ट्रैक्टर वगैरह का प्रयोग होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ गया। तो इसमें याद रखेंगे कि अगर जो हमारे पास जमीन फिक्स है उसमें कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, तो पहला तो मैंने बताया, आपने देखा बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है कि एक ही साल में आप एक से ज्यादा फसल उगाना शुरू कर दें। और दूसरा है कि खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग करें। उसमें पहला होगा कि आप HYV सीड्स का प्रयोग करें, मतलब आधुनिक बीज का प्रयोग करें, खेती के आधुनिक साधनों का प्रयोग करें जैसे ट्रैक्टर वगैरह। इसके अलावा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए, आधुनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए और सिंचाई की पूरी व्यवस्था की जाए। तो इससे क्या होगा? उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब सरकार ने इस पर जोर दिया और कोशिश की तो 1960 के दशक में हरित क्रांति आई देश में। ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आता है हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का मतलब ही है कि देश में अनाज का इतना उत्पादन हुआ कि अपना देश जो है अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। 1960 सरकार तो इस पर कोशिश पहले से कर रही थी, लेकिन ये कब संभव हो पाया? 1960 के दशक में। 1960 के दशक में जो उत्पादन है बेसिकली गेहूं का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया और इतना बढ़ा कि देश कम से कम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। और जिन 3 राज्यों में सबसे पहले ये उत्पादन बढ़ा, सबसे शुरुआत में, वो थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आप नाम याद रखना कि जो हरित क्रांति को सक्षम बनाने में या सबसे ज्यादा काम जो हुआ इन राज्यों में हुआ, उसका बाद बाकी जगहों पर भी होने लगा, लेकिन शुरुआत यहीं से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश,
कि हरित क्रांति जो पॉसिबल हो पाया तो इसलिए हो पाया क्योंकि आधुनिक बीजों का प्रयोग किया गया, आधुनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया गया और खेतों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, जिससे 1960 के दशक में उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ा और हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का मतलब ही है कि अनाज का उत्पादन, याद रखेंगे अब, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि क्या है, कौन सी क्रांति है। हरित का मतलब ये है अनाज का उत्पादन। अनाज में सबसे पहले जो क्रांति आई गेहूं के क्षेत्र में, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये काफी ज्यादा संभव हो पाया। और जो ये क्यों हो पाया, क्योंकि खेती के आधुनिक तरीके अपनाए गए, उसमें सिंचाई के साधनों का प्रयोग हुआ, HYV बीज का प्रयोग होने लगा, उर्वरकों का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग जैसे ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा और उत्पादन ईयर वाइज ईयर की तुलना में 1960 के दशक में काफी बढ़ा और हम बेसिकली अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। अब ये देखिए आधुनिक कृषि विधियां कौन सी हैं, जो जितना मैंने आपको बताया स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे ऊपर लिखा है अधिक उपज वाले बीज, बिल्कुल, जो कि अब तो साइंटिफिक रूप से तैयार किए गए हैं और किसानों को अब तो आसानी से अवेलेबल है, जिससे उत्पादन काफी ज्यादा था। इसके अलावा उर्वरक उर्वरक का प्रयोग, इसके बाद देखिए कीटनाशकों का प्रयोग, उसके बाद सिंचाई सिंचाई का प्रयोग, इसके लिए नहरें निकाली गई, बांध बनाए गए जिससे कि किसानों को पानी मिल सके। और ये बेसिकली कृषि यंत्र में आपका डीजल तो चाहिए ही चाहिए, ट्रैक्टर वगैरह, तो ये सारे जब अवेलेबल हुए तो उससे क्या हुआ, किसानों को काफी हेल्प हुआ, उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ा। तो इसमें सबसे जो मेन रहा कि बीज जो प्रयोग किए गए ज्यादा उत्पादन करने वाले, उर्वरक प्रॉपर खेतों में देना जरूरी है, क्योंकि जो हाइब्रिड सीड्स है ना, जो बीज है, ये काफी ज्यादा उर्वरक डिमांड करते हैं। कीटनाशक डाले गए, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो फसल खराब है। सिंचाई, पानी की काफी ज्यादा डिमांड रहती है, तो इसकी व्यवस्था की गई, बांध बनाकर, डैम जो बनाए गए और नहर वगैरह निकाले गए, ट्यूबवेल्स की व्यवस्था हुई, ये आसानी से बेसिकली गांव में अवेलेबल होता है। बिजली की व्यवस्था की गई, जिससे कि किसानों को हेल्प हो सके। और ये सारी चीजें जब एक साथ मिली तब देश में हरित क्रांति संभव हुई और हम बेसिकली जो मैंने कहा कि खाद्यान्न के मामले में, खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। तो अब आपने समझ गए होंगे कि हरित क्रांति क्या है और इसके आने के क्या कारण थे। तो पेपर में अगर कभी भी आए तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, जो मेन पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, ये देखिए कि पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। बिल्कुल, मतलब ये पूछा गया है कि जो पालमपुर में जो जमीनें हैं वो किस प्रकार हैं। तो इसमें पालम वितरित का मतलब है कि गांव में कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास काफी ज्यादा जमीनें हैं, कुछ मध्यम वर्ग के किसान हैं जिनके पास कम जमीनें हैं, और कुछ बिल्कुल ऐसे आम किसान है, कह सकते हैं मजदूर, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। तो जो बड़े किसान है तो उनकी खास बात क्या है कि पालमपुर में कि वो उत्पादन काफी ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते ही हैं। बाकी जो ज्यादा अनाज बचता है तो उसको मंडी में बेचकर वो काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसों को खेत में और दूसरे काम में लगाते हैं। जो मध्यम किसान है तो वो क्या करता है कि जो उत्पादन करता है तो बेसिकली ज्यादातर वो अपने लिए ही यूज कर पाता है और मार्केट में उतना ज्यादा नहीं बेच पाता। इसके अलावा जो गरीब हैं तो वो दूसरों के यहाँ खेती करते हैं, जैसे बड़े किसान या मध्यम किसान के यहाँ जाकर खेती करते हैं। उनके पास भी अपनी थोड़ी जमीनें हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है कि वो साल भर के लिए उसमें उत्पादन कर सकें, उतना पर्याप्त नहीं है। तो पालमपुर में जो बेसिकली किसान है, कुछ बहुत बड़े किसान है, कुछ मध्यम किसान है और कुछ छोटे किसान है। इसके अलावा कुछ मजदूर भी हैं जिनके पास कोई जमीनें नहीं और बेसिकली वो मजदूरी करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो इमेज है कि जो एक खेती करने का जो तरीका है, जैसे यहाँ पर किसान हल चला रहा है या फसलों की कटाई हो रही है, कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बेसिकली जो नॉर्मली हम एक कृषि क्रिया देखते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर वगैरह का भी यूज किया जा रहा है, खेती में काम हो रहा है, या बैल वगैरह का भी है, किसान यहाँ पर छिड़काव कर रहा है बेसिकली खेतों में। तो जो कि हम खेतों में देखते हैं कि एक जो नॉर्मल क्रिया है कि जो बुआई, कटाई या हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस चलता है। तो आजकल तो जो खेती है वो आधुनिक तरीके से होने लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे
कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा मतलब मजदूर कहाँ से आएंगे काम करने के लिए। तो जो मैंने आपको बताया कि जो बड़े किसान हैं तो बड़े किसान नॉर्मली अपने खेतों में जो गरीब लोग हैं या भूमिहीन कृषक हैं उनसे काम कराते हैं। तो वो लोग बेसिकली वहां पर काम करते हैं, क्योंकि जो भूमिहीन कृषक हैं तो अगर उनके पास कोई थोड़ी सी जमीन भी है तो उस पर तो काम करते ही हैं, लेकिन उनके घर के बाकी मैक्सिमम फैमिली मेंबर दूसरे के यहाँ जाकर काम करते हैं ताकि उससे एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके, कुछ कमा सके, ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। तो या तो किसी फैमिली में मान लीजिए कि 5-6 मेंबर हैं, तो अगर 2-3 मेंबर अपनी जमीनों पर काम कर लेंगे तो 2-3 मेंबर जो है अवेलेबल होंगे, वो दूसरे के यहाँ जाकर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार बेसिकली श्रम की व्यवस्था हो जाती है। तो वही मैंने कहा कि बड़े किसान नॉर्मली गरीब या भूमिहीन किसानों से खेती कराते हैं। तो भूमिहीन किसान जो है अपने तो खेतों में कुछ काम कर लेते हैं, जो भी उनके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा उकड़ा है। इसके अलावा वो बड़े किसान या मध्यम किसानों के यहाँ भी जाकर काम करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक सी कंसेप्ट है जो आप समझ गए होंगे बेसिकली कि गांव की क्या एक्टिविटी होती है और लोग वहां पर क्या क्या करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से आएगी। खेतों के लिए जो है आवश्यक पूंजी कहाँ से आएगी, तो ये बहुत ईजी है इसको समझना। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी जो बड़ा किसान है, तो बड़ा किसान जो है अपने उत्पादन का काफी भाग वो बेच देता है बाजार में। तो जब बाजार में बेचेगा तो उससे क्या होगा, उसको पैसा मिलेगा, और जो पैसा मिलेगा तो उसको वो खेतों में लगाएगा पूंजी वगैरह। इसके अलावा छोटे जो किसान हैं तो छोटे किसान क्या है कि दूसरों के यहाँ मजदूरी करेगा, और मजदूरी करके उसकी कोशिश रहती है कि पैसा कमाया जाए और जिससे कि उसकी अपने खर्चे पूरे हो सकें। अदरवाइज अगर और भी इसकी व्यवस्था देखा जाए तो एक ऑप्शन होता है किसानों के पास कि वो कर्ज लेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं गांव में तो वो नॉर्मली कर्ज लेते हैं, और ज्यादातर कर्ज वो किसी अपने बड़े किसान से या साहूकारों से जाकर लेते हैं, ध्यान रखना। इससे क्या होता है कि साहूकार ज्यादा ब्याज पर उनको पैसा देता है, ज्यादा ब्याज पर पैसा देगा कि अगर आपका फसल जब तैयार होगा तो आप मुझे ब्याज के साथ वापस कर देना। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहती है कि अगर किसी कारण से फसल खराब हो गई तो फिर उन पर दोहरी मार पड़ती है और वो कई बार कर्ज के चुंगल में फंस जाते हैं। बड़े किसानों के साथ ये समस्या नहीं आएगी क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास अधिशेष जो है बचा हुआ है, पूंजी है उनके पास। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या जो आती है वो छोटे किसानों के साथ आती है। छोटे किसान या गरीब कह सकते हैं कि उनको जब जरूरत होगी तो पैसा लेना पड़ता है बेसिकली किसी साहूकार से, जो या मनी लेंडर जो पैसा दे रहा है, या किसी बड़े किसान से। गांव में उनके संबंध होते हैं, जानकार जिनसे पैसे लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मली क्या करते हैं, ब्याज ज्यादा लेते हैं, जिससे छोटे किसान या गरीब लोग ब्याज इस चुंगल में फंस जाते हैं। और कई बार अगर फसल खराब हो गई या घर पे कोई दूसरी इमरजेंसी हो गई, कोई शादी विवाह या कोई और तरह के हेल्थ से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, और पैसे पता चला उसमें खर्च हो गए, तो साहूकार को नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से उनको दूसरा एक और कर्ज लेना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जिसको डेब्ट ट्रैप कहते हैं। ये नॉर्मली आमतौर पर गांव में देखने को मिलता है। और फिर इसकी दिक्कत यह है कि इससे छुटकारा पाने के लिए उनको हो सकता है कि या तो अगर वो बाहर जाके कहीं कमाए तो फैमिली मेंबर तो चुकाएंगे, या कोई जमीन का टुकड़ा अगर है तो उसको उनको बेचना पड़ जाता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो पूंजी की बात करें खेतों के लिए या बिजनेस के लिए, तो बड़े किसान के लिए समस्या नहीं रहती, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसके अपना जो कुछ अनाज काफी बेचकर उनके पास पूंजी आ जाती है। लेकिन छोटे और गरीब किसानों को समस्या हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि क्या सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि बैंक नॉर्मली जो छोटे किसान है तो उनको जल्दी कर्ज नहीं देता, क्योंकि अगर बैंक में जाएंगे तो फिर वो कुछ गारंटी मांगेगा, कोई कोलेट्रल वगैरह मांगेगा कि आप जमा करो कि क्यों आपको दें, तो उनको मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए नॉर्मली वो गांव के जो लेंडर हैं, जो साहूकार हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन ये है कि इसके लिए वो कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। कई बार उनको उनके लिए काम भी करना पड़ता है, भले वो कम पैसा दे, लेकिन उस लेंडर के लिए उनको जाकर जब वो कहेगा तो काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो गांव में इस तरह से नॉर्मली हम देखते हैं कि लोगों के संबंध चलते हैं। नाउ तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अब है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि कृषि क्रिया तो हो गई जो खेती से संबंधित है, जो जितना खेती का काम है जो हम खेतों में करते हैं। इसके अलावा तो गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? गैर कृषियाएं है डेयरी। डेयरी गैर कृषि क्रिया है, जैसे कि लोग बहुत सारे पशु वगैरह पालते हैं और दूध वगैरह का काम करते हैं, तो डेयरी जो है वो गैर कृषि क्रिया है, ध्यान रखेंगे। डेयरी एक गैर कृषि क्रिया है जो कि नॉर्मली लोग गाँव में करते हैं। इसके अलावा और कौन सा गैर कृषि क्रिया है? तो इसको देखिए, इसके अलावा जो गैर कृषि क्रिया में जो काम आते हैं तो वो है लघु स्तरीय विनिर्माण। विनिर्माण होता है कई सारे छोटे छोटे चीजें लोग फैक्ट्रियां डालकर बनाते हैं गांव में भी, तो वो फैक्ट्री में कोई भी काम चीज बनेगा तो विनिर्माण है। जैसे मान लीजिए कि चावल के लिए धान की फसल तैयार हो गई, तो कुछ उसके लिए भी फैक्ट्री डलती है जहां पर वो चावल बनाया जाता है, तो भी उसी लघु स्तरीय विनिर्माण में भी आएगा। इसके अलावा और कई तरह के काम होते हैं छोटे स्तर पे जो फैक्ट्री डालते हैं, तो वो गैर कृषि क्रिया है। कृषि छोड़कर, खेती वाले काम छोड़कर बाकी कोई काम जो है वो गैर कृषि क्रिया ही है। जैसे दुकान वगैरह हो गया, परिवहन वगैरह हो गया, वो गैर कृषि क्रिया है। इसके अलावा और कौन से? परिवहन, गाड़ी वगैरह लोग चलाते हैं, तो ये एक बहुत तेजी से विकसित हुआ है, ध्यान रखेंगे। जो कि आप पढ़ेंगे आगे कि 3 क्षेत्रक होते हैं, उसमें से परिवहन एक तीसरा क्षेत्रक में आता है, तो गैर कृषि क्रिया में परिवहन भी आता है। तो हमने देखा कि बेसिकली जब हम गैर कृषि क्रिया की बात करते हैं तो उसमें आपका आ गया डेयरी, डेयरी के बाद आ गया विनिर्माण, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां सेटअप होती हैं। इसके अलावा परिवहन, ये गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो अगर पेपर में पूछेगा गैर कृषि क्रिया तो आपको ध्यान रहना है, समझ के लिख देना है कि गैर कृषि मतलब कृषि छोड़कर बाकी क्रियाएं, तो आप परिवहन या दुकान चलाना या फैक्ट्रियों में काम करना या डेयरी के काम करना, ये गैर कृषि क्रिया है। और ये है अगला पॉइंट हम देखेंगे, पालमपुर गांव के दुकानदार। जैसे नॉर्मली दुकानदार हम देखते हैं, दुकानदार क्या क्या चीजें बेचता है, जो डेली लाइफ की चीजें हैं, आटा चावल या बिस्किट्स या जो भी एक नॉर्मल जो एक डेली लाइफ में चाहिए तो नॉर्मली वहां पर मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है पालमपुर गांव में भी जो दुकान वगैरह हैं, अलग अलग कई सारी आजकल दुकानें हो गई हैं जहाँ पर अलग अलग चीजें हम देखते हैं कि ये मिलती हैं, तो वो चीजें पालमपुर गांव में भी अवेलेबल हैं। चलिए, तो बेसिकली हमने जो इस वीडियो में हमने समझा पालमपुर गांव की कहानी कि पालमपुर में जो है खेती मुख्य पेशा है। इसके अलावा दूसरी जो क्रियाएं हैं, जैसे कि उत्पादन के साधन की हमने बात की, भूमि श्रम पूंजी उद्यम, जो कोई भी उत्पादन करना चाहते हैं तो उसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर जमीन जो है फिक्स है तो उसको उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए बहुविध फसल प्रणाली है और उत्पादन के साधनों का मॉडर्न जो तकनीक है उसको यूज किया जाए, जिसमें हमने देखा हरित क्रांति का जिक्र किया कि 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई, जब उसमें आधुनिक बीजों का प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई, कीटनाशकों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा हमने देखा कि गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं, कृषि को छोड़कर, जैसे हमने देखा डेयरी है, दुकान वगैरह हैं, परिवहन वगैरह हैं, छोटे उद्योग वगैरह हैं, वो गैर कृषि क्रियाएं हैं जो कि नॉर्मली हमें गाँव में देखने को मिलता है। तो इस मुझे उम्मीद है कि इसमें आप एक बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया होगा और आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।